स्टार्ट करें। देखो, अभी तक की जो क्लास हुई ना, अभी तक मैं आप लोगों को क्या बताया था, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व तक बता दिया था। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व का मतलब क्या होता है? स्लोप ऑफ अ कर्व इज डिफाइंड एज चेंज इन द वेरिएबल ऑन द एक्स एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन द वेरिएबल ऑन वाई एक्सिस। मतलब कौन से वेरिएबल एक्स एक्सिस में बैठे हैं और कौन से वेरिएबल वाई एक्सिस में बैठे हैं। ये है आपका एक्स एक्सिस मतलब क्वांटिटी डिमांडेड, और ये क्या है, वाई एक्सिस मतलब प्राइस। मतलब प्राइस में अगर चेंज हो रहा है और क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हो रहा है, तो उसका जो एक इक्वेशन बनेगा, क्या इक्वेशन बनेगा, चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो चेंज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से। तो इसी को बोलते हैं स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। ठीक है, तो ये स्लोप ऑफ डिमांड कर्व कुछ नहीं है, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एक है ना मैथमेटिकल इक्वेशन है बोल सकते हैं, जो कितना प्राइस चेंज हो रहा है और कितना क्वांटिटी चेंज हो रहा है उसके बीच में एक रिलेशन बताता है। ठीक है, ये अपन ने पिछली क्लास में यहां तक कर लिया था, फिर एक एग्जांपल भी बताया था डिमांड कर्व का स्लोप कैसा है करके। अब अगली बात बता रहा हूं मैं आपको, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड देखो, डिमांड एक ऐसी है ना चीज है, चीज नहीं बोल सकते, ऐसा सिचुएशन है, उसके पीछे ना एक लॉ काम करता है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी जानते हो ना, ग्रेविटी का क्या लॉ है, कि भी कोई भी चीज अगर आप ऊपर फेंकोगे तो नीचे ही गिरेगी। वैसे ही डिमांड भी एक है ना मार्केट की एक ऐसी सिचुएशन है जिसके पीछे एक लॉ काम करता है, लॉ, नियम है। तो इन आवर डेली लाइफ इट इज नॉर्मली ऑब्जर्व्ड दैट डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी लीड्स टू इंक्रीज इन इट्स डिमांड। हमारी डेली लाइफ में हम देखते हैं अगर किसी चीज की प्राइस अगर गिर जाती है तो उसके कारण क्या देखने को मिलता है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी थोड़ा फरवरी और मार्च का महीना आंदो, आलू सस्ता हो जाता है, सबके घर में चिप्स बना लेते हैं, हमारे घर में बनता है, सबके घर में बनता है। क्यों? क्योंकि उस समय आलू सस्ता रहता है, उस समय आलू लोग ज्यादा खरीदना चालू कर देते हैं। सच बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर हैज बीन फॉर्मुलेटेड एज लॉ ऑफ डिमांड। मतलब ये जो कंज्यूमर का जो बिहेवियर है ना, मार्केट की जो सिचुएशन है, उसको क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में कैसा रिलेशन है, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट मतलब बाकी की चीजों को भी ध्यान में नहीं रख रहे, सीजन को ध्यान नहीं दे रहे हैं, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर को ध्यान नहीं दे रहे, अभी बाकी कोई चीज को ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ प्राइस को देख रहे हैं और सिर्फ उसकी क्वांटिटी कितनी डिमांड हो रही है, ये दोनों चीज को बस देख रहे हैं। तो इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन होता है किसके किसके बीच में, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। इनवर्स रिलेशन मतलब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी और प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी, ऐसा। सेट्रिस पेरिबस का मतलब क्या होता है, सेट्रिस पेरिबस का मतलब क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट का मतलब होता ही है सेट्रिस पेरिबस, मतलब बाकी की चीजों को ध्यान ना दिया जाए तो ये इनवर्स रिलेशनशिप आती है। ठीक है, ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, दूसरा वर्ड है, तो इसलिए आप लोगों को ये याद रखना जरूरी नहीं, लेकिन याद इसलिए रखना है कभी एमसीक्यू में कहीं पे वर्ड आ गया तो आप लोग बोलोगे क्या लिखा हुआ है, समझ नहीं आ रहा है। द लॉ इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज। इस लॉ को और किस नाम से जाना जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट डू मीन बाय फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज, तो आप क्या बोलोगे, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, दिस लॉ इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज। मतलब किसी भी चीज की प्राइस अगर कम होती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो यही लॉ है फर्स्ट लॉ। एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड के क्या क्या एजम्पशन है। While stating the law of demand, we use the phrase keeping other factor constant और ceteris paribus। मतलब अभी मैंने बताया कि भाई लॉ ऑफ डिमांड को अगर आपको पढ़ना है, समझना है, तो आपको सेट्रिस पेरिबस रखना पड़ेगा। सेट्रिस पेरिबस मतलब होता है बाकी के फैक्टर को आपको ध्यान नहीं देना पड़ेगा, कांस्टेंट है मान के चलो, मतलब उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सीजन विजन, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, इनकम ऑफ कंज्यूमर, ये सब का इफेक्ट नहीं पड़ता है।
दिस फ्रेज इज यूज्ड टू कवर द फॉलोइंग assumption ऑन विच द लॉ इज बेस्ड। तो ये एक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ डिमांड एंड व्हाट आर द assumptions ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आ सकता है 3 नंबर का या 4 नंबर का। तो पहला क्या होता है, प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड नॉट चेंज, मतलब आपको सेट्रिस पेरिबस का मतलब समझा रहा है। प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स नॉट चेंज, मतलब जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं ना, सब्स्टिट्यूट गुड्स समझते हो ना, चाय के बदले कॉफी, उसका प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है, पहला। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का जो प्राइस है वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन सेम, इनकम भी क्या है, सेम है। इनकम में भी, क्योंकि ये सारी चीजें देखो डिमांड को अफेक्ट करती है कि नहीं, बताओ। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस अगर चेंज होती है तो उससे डिमांड में फर्क आएगा कि नहीं आएगा, बताओ, आएगा। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस में अगर कुछ चेंज होता है तो हमारा जो मेन गुड्स है उसकी प्राइस में फर्क आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। इनकम अगर कंज्यूमर की बदल जाती है तो डिमांड में फर्क आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अगर कोई फ्यूचर प्राइस में एक्सपेक्टेशन नहीं है चेंज होने का, अगर एक्सपेक्टेशन है तो क्या बोल सकते हैं, डिमांड में फर्क आता है कि नहीं। अरे भाई ये सब पढ़ा हुआ है कि नहीं अपना, कहाँ पढ़े थे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड में। मतलब डिटर्मिनेंट जो है ना उसको क्या कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया है, कांस्टेंट। मतलब बाकी किसी भी चीज को ध्यान नहीं दो, सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों को ध्यान दो। पहला क्या, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, पहला वाला क्या था, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, और क्वांटिटी डिमांडेड, ये दोनों के बीच में रिलेशन देख रहे हैं। बाकी चीज है ना इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ये कांस्टेंट हो गई है, ठीक है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन सेम। जब ये सारी चीजें अगर सेम है, अपनी जगह से इधर उधर नहीं हिल रही, तो इनका तो डिमांड में नो इफेक्ट पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ किसका इफेक्ट पड़ेगा, फिर प्राइस का। प्राइस कम हुई तो क्या, प्राइस बढ़ी तो ज्यादा क्या। लॉ ऑफ डिमांड कैन बी बेटर अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ टेबल 3.3 फिगर 3.3 डिमांड शेड्यूल 5 4 3 2 1। ये क्या है, प्राइस। किसी प्रोडक्ट की अगर प्राइस गिरते जा रही, पहले 5 रुपए में बिकता था, अब कितने में बिक रहा है, 1 रुपए में। तो क्वांटिटी डिमांडेड, पहले 5 में बिकता था तो 5 रुपए में बिकता था तो कितनी यूनिट बिकती थी, 1। जब 4 में बिकना चालू हुआ तो 2, 3 में बिकना हो तो 3, 2 में बिकना हो तो 4 और 1 में बिकना हो तो 5। ये डिमांड शेड्यूल बता रहा है कि भाई जैसे जैसे प्राइस गिरते जा रही है वैसे वैसे इसकी डिमांड क्या होती जा रही है, बढ़ते जा रही है। इसी चीज को ग्राफ में बता दिया है आपको। ये ग्राफ अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। अब एक क्वेश्चन है, वाई अदर फैक्टर्स आर केप्ट कांस्टेंट, बाकी के फैक्टर को क्यों कांस्टेंट रखा जा रहा है। अपन अभी क्या पढ़ रहे हैं, अल्टीमेटली लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, लॉ ऑफ डिमांड जो है प्राइस के बीच में और डिमांड के बीच में रिलेशन बताता है कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगा। ये लॉ ऑफ डिमांड का बोलना है। और एक वर्ड और बोलता है लॉ ऑफ डिमांड, क्या, सेट्रिस पेरिबस, कि बाकी चीजों को कांस्टेंट रखा जाए तो कौन कौन सी चीजों को कांस्टेंट रखा जाए, तो वो डिटर्मिनेंट्स वाले पूरे पॉइंट, लेकिन सिर्फ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट को छोड़ के, ठीक है। ये देखो ना, यही तो लिखी हुई पूरी बात। अब आगे बोलता है क्या, कि कारण क्या है, क्यों सेट्रिस पेरिबस हो रहा है, क्यों क्यों बाकी के फैक्टर को कांस्टेंट रखा जा रहा है। द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर। जो कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांड होती है, जो कमोडिटी की क्वांटिटी की डिमांड होती है वो डिपेंड करती बहुत सारे फैक्टर्स पर, सिर्फ प्राइस पर ही नहीं करती। एक बात बताओ, नमक जो है, नमक, उसका प्राइस, जो टाटा नमक खाते हैं अपन घर में, उसका प्राइस अभी 20 रुपए है। उसका प्राइस गिरा के 2 रुपया कर दिया जाए तो आप नमक खाना ज्यादा कर दोगे चालू, एक एक पैकेट खा जाओगे नमक, क्यों, उस प्रोडक्ट का नेचर वैसा नहीं है। अगर नमक 100 रुपए का भी मिलने लग जाए तो भी आप कितना खाओगे, जितना खाते हो उतना ही खाओगे। तो इसलिए सिर्फ प्राइस ही एक ऐसी चीज नहीं होती है किसी भी चीज की डिमांड को अफेक्ट करती है, और भी बहुत सारे फैक्टर है जिसके डिमांड से क्या होता है, जो कि डिमांड के ऊपर इफेक्ट आते हैं। पहला क्या, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर बिसाइड प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी।
beside price of the given commodity, if we want to understand the separate influence of one factor, it is necessary that all other factors are kept constant. Therefore, while discussing the law of demand, it is assumed that there is no change in other factor. ये पैराग्राफ में क्या लिखा है? ये पैराग्राफ में ये बोल रहा है कि भाई किसी भी चीज की डिमांड में सिर्फ और सिर्फ प्राइस ही ऐसी चीज नहीं है जो इफेक्ट डालती है, बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट डालते हैं। तो अगर आपको लॉ ऑफ डिमांड पढ़ना है, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ना है, तो बाकी की चीजों को आपको कांस्टेंट मान के चलना पड़ेगा, तभी आप लॉ ऑफ डिमांड को सही सही पढ़ पाओगे। वही समझाने की कोशिश कर रहा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। पहला फैक्ट क्या है? देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप। किसके किसके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होती है? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। दूसरा, क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव मतलब ये लोग क्या मैसेज कर रहे हैं सबके सब? एक मिनट, ग्रुप में सर मैं नहीं आ सकता, नेट इशू दे रहा है, और शायद मैं भी ऑनलाइन ज्वाइन करूंगा, मैं कोचिंग नहीं आ पाऊंगा, मैं ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गई क्या? बाप रे, मैं मैसेज कर देता हूँ ज्वाइन फास्ट करके, है ना। अरे आना रहता तो सब आते हैं, नहीं आना रहता तो कोई नहीं आता है। मेरा काम है बोलना। अब जो ऑनलाइन कर सकता है कर लेगा। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं अभी? इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अबाउट लॉ ऑफ डिमांड। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अबाउट लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप मतलब प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, मतलब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। दूसरा, क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव। इट मेक्स क्वालिटेटिव स्टेटमेंट ओनली, दैट इज इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन द अमाउंट डिमांडेड, इट डज नॉट इंडिकेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज। मतलब जो लॉ ऑफ डिमांड है ना वो क्वालिटेटिव है, वो क्वांटिटेटिव नहीं है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में मतलब लॉ ऑफ डिमांड ये बता रहा है कि किसी भी चीज की अगर आप प्राइस को गिराते हो तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, ये उसकी क्वालिटी है, उसका नेचर है कि प्राइस गिरने से उसकी क्वांटिटी की डिमांड बढ़ जाएगी, और प्राइस बढ़ने से उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये उसकी क्वालिटी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी क्वालिटी, अगर मैं आपको डांट दूंगा तो आप अच्छे से पढ़ोगे, तो आपकी क्वालिटी है। लेकिन ये गारंटी है कि मैं आज आप डांटूंगा तो क्या आप पढ़ोगे? तो जरूर, लेकिन एक ही घंटा पढ़ोगे कि 2 घंटा पढ़ोगे कि 3 घंटा पढ़ोगे, आप उसका मैग्नीट्यूड नहीं बता सकते। वैसे ही लॉ ऑफ डिमांड जो है ना क्वालिटेटिव बताता है कि भाई प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है, प्राइस घटने से डिमांड बढ़ जाती है, उसकी क्वालिटी है, उसका नेचर है। लेकिन कितना बढ़ेगा और कितना कम होगा ये नहीं बोलता। किसी भी चीज की प्राइस गिरा दो, ये जरूरी नहीं कि कितना बढ़ेगा, ये गारंटी नहीं है। तो वही बोल रहा है, इट मेक्स क्वालिटेटिव स्टेटमेंट ओनली, दैट इज इट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ चेंज। ये डायरेक्शन बस बताता है भाई एक बढ़ा तो दूसरा गिरेगा, दूसरा बढ़ा तो पहला गिरेगा। it indicates the direction of change in the amount demanded, it does not indicate the मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज। मैग्नीट्यूड मतलब क्वांटिटी नहीं बताएगा कि कितना, 1 रुपए बढ़ा दूंगा तो कितना आइटम बिकेगा, कितना बढ़ जाएगा बिकना, ये कोई गारंटी नहीं लेता हूं। समझ में आया? दूसरा, नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप मतलब, नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप का मतलब होता है कि वो ये इतना बढ़ा तो ये इतना ही गिरेगा। उनके बीच में कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं है कि मैं आज अगर एक बच्चे को 1 स्केल मारूंगा तो वो 2 क्वेश्चन बना के आएगा, ऐसा फिक्स नहीं है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि मेरा बोलने का मतलब कि भाई प्राइस अगर 1 रुपया बढ़ रही है या फिर 1 रुपया कम हो रही है तो वो फिक्स है कि 1 रुपया बढ़ने से या 1 रुपया कम होने से वो भी डिमांड भी 1 या 2 यूनिट बढ़ेगा या कम होगा। ऐसा कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता है।
ठीक है, देयर इज नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। और चौथा क्या है, वन साइडेड। वन साइडेड मतलब लॉ ऑफ डिमांड इज वन साइडेड एज इट ओनली explain the effect of change in price in the quantity demanded. It does not it state nothing about effect of change in quantity demanded in the price of the commodity. मतलब वन साइडेड, बस वन साइडेड मतलब लॉ ऑफ डिमांड जो बोलता है ना, वो प्राइस के चेंज होने से डिमांड में क्या इफेक्ट पड़ रहा है ये इस बारे में बात करता है। प्राइस के चेंज होने से डिमांड में क्या इफेक्ट पड़ रहा है उस बारे में बात करता है। लॉ ऑफ डिमांड इस बारे में बात नहीं करता कि डिमांड के चेंज होने से प्राइस में क्या इफेक्ट पड़ता है। एक बात बताओ, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, मेरे को बताना, अगर मैं किसी चीज की प्राइस बढ़ा देता हूं तो डिमांड बढ़ेगी कि कम होगी? कम होगी। अगर मैं किसी चीज की प्राइस गिरा देता हूं तो डिमांड बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। यही बोलता है लॉ ऑफ डिमांड। मतलब यहां पर चेंज पहले किस में कर रहे हैं? प्राइस में, जिसके कारण इफेक्ट किस में पड़ रहा है? डिमांड में। लेकिन ये दूसरा एंगल सोचो, किसी चीज की डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस में क्या इफेक्ट पड़ेगा? डिमांड बढ़ रही है ना किसी चीज की तो प्राइस भी बढ़ेगी, और डिमांड अगर किसी चीज की कम होती है तो प्राइस भी कम होती है। नहीं समझे? अरे अगर किसी चीज की मार्केट में डिमांड बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, तो उसकी प्राइस भी क्या होती जाएगी? बढ़ेगी। और डिमांड अगर किसी चीज की कम होगी तो प्राइस भी क्या होगी? कम होगी। तो लॉ ऑफ डिमांड इस बारे में बात नहीं करता है। लॉ ऑफ डिमांड डिमांड के चेंज होने से प्राइस में क्या इफेक्ट पड़ेगा इसकी बात नहीं करता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? प्राइस में चेंज होने से डिमांड में क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि डिमांड जो है, डिमांड वो बढ़ता है या कम होता है तो इसका तो डायरेक्ट रिलेशन से बोल सकते हैं। इनवर्स रिलेशन का है, डायरेक्ट रिलेशन ना, ये बढ़ा तो वो भी बढ़ा, ये कम हुआ तो वो भी कम हुआ। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड के केस में उल्टा है, प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, और प्राइस गिरती है तो डिमांड भी बढ़ती है। लॉ ऑफ डिमांड इस बारे में बात करता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आया? इसलिए लॉ ऑफ डिमांड को क्या बोला गया है? वन साइडेड, एक तरफ की बात करता है बस। डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। डेरिवेशन, according to law of demand, demand for a commodity rises with fall in its price and vice versa, keeping other factor constant. क्या नया बोला? According to law of demand, demand of a commodity rises with fall in prices and vice versa, मतलब इसका उल्टा, keeping other factor constant. This is inverse relationship between price and demand as given by law of demand can be derived by I. I मतलब marginal utility is equal to price condition and law of equimarginal utility. Let us discuss the two in detail. यहाँ पे दो नए वर्ड आ गए आपके सामने। पहला क्या आ गया? मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, और दूसरा क्या? लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी। लेट अस डिस्कस द टू इन डिटेल। मार्जिनल यूटिलिटी, जानते हो वर्ड सुने हो कभी? मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब पहले समझ लो, फिर अपन उसके मैथमेटिकल फॉर्मूले में जाएंगे। अकॉर्डिंग टू सिंगल कमोडिटी इक्विलिब्रियम कंडीशन, consumer purchase that much quantity of a goods at which marginal utility is equal to price. मतलब according to single commodity equilibrium condition, consumer purchase that much quantity of a goods at which marginal utility is equal to price. मतलब when marginal utility is more than price and when marginal utility is less than price. एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। पेट्रोल डलाते हो गाड़ी में कभी? पेट्रोल का रेट कम हो या ज्यादा हो, पेट्रोल का रेट कम हो या ज्यादा हो, मैं शुरू से पेट्रोल है ना 300 रुपए का डलाता हूं मान लो,
तो पहले डलाता था ना, तो पहले आज से 5 साल 6 साल पहले की बात करूं तो पेट्रोल है ना 80 84 85 रुपए लीटर में मिलता था, मान लो 80 रुपए में मिलता था, तो मैं डलाता 300 का था। लेकिन आज भी मैं 300 का ही डलाता हूं, लेकिन फर्क क्या आ गया, मेरे जेब से मैं 300 ही खर्चा कर रहा हूं, लेकिन फर्क कहाँ आ रहा है। पहले 80 रुपए के हिसाब से मेरे गाड़ी में लगभग लगभग 4 लीटर पेट्रोल आ जाता था, लेकिन आज के डेट में पेट्रोल का रेट 100 रुपए हो गया है, तो अब मेरे गाड़ी में कितना पेट्रोल आता है, 3 लीटर। 100 रुपए के हिसाब से 3 लीटर आ गया ना, 300 का डला रहा हूं तो मार्जिनल यूटिलिटी यही बोल रही है कि भाई अगर किसी चीज की अगर प्राइस जो है, यूटिलिटी मतलब क्या होता है, उस चीज का यूज, कंजम्पशन। एक बार फिर से पढ़ो, अकॉर्डिंग टू सिंगल कमोडिटी इक्विलिब्रियम कंज्यूमर परचेज दैट मच क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स, कंज्यूमर उतना क्वांटिटी खरीदेगा गुड्स का, एट विच मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस। मार्जिनल यूटिलिटी जो है प्राइस के इक्वल हो जाएगी। मालूम है पहले पार्ले जी बिस्किट 5 रुपए का आता था और अभी भी 5 का ही आता है, लेकिन फर्क क्या है अभी और पहले वाले में, पार्ले जी का पैकेट क्या होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है, छोटे। 1 साल बाद 2 साल बाद देखोगे तो 2 बिस्किट निकलेगा अंदर से बस। मतलब पहले कस्टमर 5 रुपए ही खर्चा करता था और अभी भी कंपनी से 5 रुपए ही खर्चा करवा रही है, प्राइस उतना ही रख रही है, लेकिन अंदर में क्वांटिटी के साथ क्या कर रही है, चेंज कर रही है। तो उसी को ही मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं, कि किसी चीज की प्राइस बढ़ने के कारण आप है ना अपनी क्या कर सकते हो, जो क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन है उसको धीरे 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 क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, किसी चीज की प्राइस अगर कम हो गई तो धीरे धीरे आप क्वांटिटी का कंजम्पशन क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। लेकिन इसके कुछ कुछ एक्सेप्शंस है कि कोई कोई ऐसी प्रोडक्ट होती है जिसमें आप नहीं कर सकते हो। तो पढ़ते हैं चलो। According to single commodity equilibrium condition, consumer purchase that much quantity of a goods at which marginal utility is equal to price. When marginal utility is more than price, when marginal utility is more than price, if prices of the goods fall, अगर goods का price क्या हो जाता है, गिर जाता है, it makes marginal utility greater than price. It encourages a customer consumer to buy more. अरे भाई अगर पेट्रोल 50 रुपए कर दो लीटर, मैं तो 300 का ही डलाऊंगा, तो मेरे गाड़ी में 6 लीटर पेट्रोल आ जाएगा, तो मेरी कंजम्पशन बढ़ गई, पेट्रोल की खपत बढ़ गई कि नहीं। इट शोज दैट व्हेन प्राइस ऑफ अ गुड्स फॉल, डिमांड rises, the consumer will continue to buy more until mu falls to be equal to price again. और ये कब तक खरीदते जाएगा, कब तक ये खरीदने का प्रोसेस चलते रहेगा, जब वापस से प्राइस जो है वो बढ़ना चालू ना हो जाए, तब तक। इट शोज दैट व्हेन प्राइस फॉल डिमांड rises, when marginal utility is less than price, if the वो कीपिंग अदर फैक्टर्स कॉमन, वो फिर आप कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में चले गए, आप कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में चले गए ना आप, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। अभी सिर्फ बात किसकी हो रही है, प्राइस की और डिमांड की बस बात हो रही है। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन प्राइस, अगर मार्जिनल यूटिलिटी जो है प्राइस से कम है, इफ द प्राइस ऑफ द गुड्स राइजेस, इट मेक्स mu लेस देन प्राइस। Now consumer will reduce the demand until mu rises, it will till become equal to price. मतलब कस्टमर क्या करेगा, अपनी डिमांड को क्या कर देगा, अपनी कंजम्पशन को क्या कर देगा, कम कर देगा। इट मीन्स दैट व्हेन प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स। तो आप लोगों को समझ में आया मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को इसको याद करना पड़ेगा। So it can be concluded that there exists an inverse relationship between price and demand. Law of equimarginal utility. Law of equimarginal utility मतलब law of equimarginal utility. According to this law, a consumer will be at equilibrium when he spend his limited income in such a way that the ratio of marginal utility and their respective prices are equal and mu falls as consumption increases. यहाँ पे भी वही वाला एग्जांपल आ रहा है,
मतलब दो अलग अलग क्या बता रहे हैं, यहां पर है ना बात प्राइस से रिलेटेड थी और यहाँ पर बात किससे हो रही है, कंजम्पशन से रिलेटेड हो रही है। मतलब कॉन्सेप्ट वही वाला है, कॉन्सेप्ट समझते हो ना, वही पेट्रोल की खपत वाला है। 300 खर्चा करोगे तो पहले 5 लीटर आता था, अब आता है 3 लीटर। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ कंज्यूमर विल बी at equilibrium when he spend his limited income in such a way that the ratio of marginal utility and their respective prices are equal and mu falls as consumption increases. In case of two goods say x and y, equilibrium condition will be stated as mu x mu y upon px और py। ये थोड़ा सा आप लोगों को ना समझने में डिफिकल्टी होगी, कारण क्या मालूम है, पिछला वाला एग्जाम्पल से आप इसको बहुत ज्यादा रिलेट कर डाले हो, और वही वाला एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे डालूंगा ना तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। तो मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल को चेंज करना पड़ेगा समझाने के लिए। देखो क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ कंज्यूमर विल बी एट इक्विलिब्रियम when he spend his limited income in such a way that the ratio of marginal utility and their respective prices are equal and mu falls as consumption increases। मतलब कंज्यूमर जो है ना उसकी इनकम लिमिटेड है। लिमिटेड मतलब भाई ऐसा थोड़ी है कि पेट्रोल अगर सस्ता हो जाएगा तो आप कितना ही भरा लोगे, ऐसा थोड़ी है। आपकी एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है ना, कि आपकी गाड़ी में अगर 35 लीटर की टंकी है, कार की बात कर रहा हूँ, तो भाई 35 लीटर से तो ज्यादा पेट्रोल डाला नहीं सकते आप। जबरदस्ती घूमना चालू कर दोगे क्या, पेट्रोल सस्ता हो गया चलो अमेरिका घूम के आते, ऐसा होगा क्या, नहीं। तो आपका एक लिमिट कि भाई आप उतना ही कंजम्पशन करोगे, चाहे प्राइस बढ़ जाए कम हो जाए, लेकिन आपकी कंजम्पशन लगभग नॉर्मल से थोड़ी बढ़ जाएगी लेकिन बढ़ेगी जरूर। तो यहां पर वही बताना चाह रहा है। तो यहां पर इन केस ऑफ टू गुड्स की बात कर रहा है एक्स और वाई की, इक्विलिब्रियम कब आ जाएगा, जब मार्जिनल यूटिलिटी एक्स का और मार्जिनल यूटिलिटी वाई का ये फॉर्मूले में एस्टेब्लिश किया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मेरे को और समय दो, मैं इसको और डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा, थोड़ा एक दो टॉपिक और होने दो तब समझ में आएगा। ठीक है, in this equilibrium condition if the price of commodity x px falls, if the price of commodity px मतलब falls, तो mu x upon px is greater than mu y py। हाँ, in this case the consumer is getting more marginal utility per rupee in case of x as compared to y, therefore he will buy more of x and less of y। मतलब यहाँ दो प्रोडक्ट से कंपेयर कर रहे हैं। This shows that when price of goods fall more of its demanded, the consumer will continue to buy more of x till mu जो है my के बराबर ना हो जाए। तो इसके लिए ना मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, अभी बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, नाउ कंज्यूमर इज गेटिंग मोर मार्जिनलिटी पर रुपी इन केस ऑफ गुड्स y as compared to x, so he will buy less of x and more of y। it means demand of a commodity varies inversely with its price। it shows that there exists an inverse relationship between price and demand। डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड के अंदर दो पॉइंट आते हैं, एक आता है मार्जिनल यूटिलिटी और दूसरा आता है लॉ ऑफ इक्विली मार्जिनल यूटिलिटी। इसको एक बार आप लोग लर्न करने की कोशिश करो। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक आता है रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड, क्या क्या इसके पीछे रीजंस है। तो पहला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, क्यों लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहे हैं। तो पहला कारण क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरा क्या है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन मतलब एक नहीं तो दूसरा सही। इनकम इफेक्ट, इनकम बढ़ने या कम होने से डिमांड में इफेक्ट पड़ जाता है। एडिशनल कस्टमर, मार्केट में कस्टमर की संख्या बढ़ गई तो क्या होगा, डिमांड बढ़ना है, डिमांड मतलब
डिमांड में चेंज आया। डिफरेंट यूजेस मतलब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अलग अलग और नए यूजेस निकल गए तो ठीक है। उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड के अंदर ये 4-5 पॉइंट ऐसे हैं जो उसके रीजन है। पहला क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, दूसरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तीसरा इनकम इफेक्ट, चौथा एडिशनल कंज्यूमर और डिफरेंट यूजेस। एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, क्या क्या इसके एक्सेप्शन हैं। पहला एक्सेप्शन है गिवन गुड्स, डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी ओवरव्यू दे रहा हूं बस। इसके एक्सेप्शन क्या है, गिवन गुड्स। क्या होते हैं गिवन गुड्स देखेंगे। उसके बाद स्टेटस और सिंबल गुड्स, उसके बाद फियर ऑफ शॉर्टेज, हाँ इसका एक वर्ड है विलासिता की वस्तुएं बोलते हैं, मतलब ये क्या बोल सकते हैं, लग्जरी गुड्स। डिफेंड गुड्स मतलब इंफीरियर काइंड ऑफ गुड्स होते हैं वो। हाँ, उसके बाद है अपना इग्नोरेंस होता है। उसके बाद नेसेसिटीज, उसके बाद चेंज इन वेदर, उसके बाद ये सारी चीजें हैं जो एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड के, मतलब इनके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। ये भले चीजें महंगी होगी तो भी लोग खरीदेंगे, इनकी डिमांड में फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आपकी आज की क्लास में है ना, मैं यहाँ तक ही करा रहा हूँ। इसके बाद इंडिविजुअल डिमांड वर्सेस मार्केट डिमांड अपन ना इसके आगे का टॉपिक करेंगे। तो आप लोग अभी बैठ के थोड़ी देर है ना इसको रीड करो, ये तो आप लोगों के पास है, आप लोगों की बुक में भी होगा और ऐप मोबाइल पे भी डाला हुआ है, तो उसको देखो। फिर जो भी दिक्कत रहेगी बताना मेरे को। ये यहीं पे है टैब, अगर इससे पढ़ना है तो ऊपर नीचे कर सकते हो। टैब दे दूं क्या, इससे पढ़ोगे?